नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम विज्ञान विषय का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सामान्य रूप से आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या-क्या प्रश्न आ सकते हैं या उनके आने की संभावना है, तो उन पर आप जो है ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे बोलते हैं परावर्तन। तो एक प्रश्न तो ये जो आपको याद रखना है, परावर्तन की परिभाषा। दूसरा प्रश्न है, सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो सिनेमा स्क्रीन में आप कभी फिल्म देखने गए हो, तो जो सामने थिएटर में जो फिल्म आपको दिखाई जाती है और जो फिल्म आप देख रहे हो, तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा होता है 1 से अधिक। किसी भी माध्यम का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक ही होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये दर्पण से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। समतल दर्पण वाला आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा होता है? वस्तु के बराबर। समतल दर्पण जो होता है उससे वस्तु का जो आकार होगा वह वस्तु के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, पार्श्व परिवर्तन किस दर्पण में मुख्य रूप से देखा जाता है? तो वह समतल दर्पण में ही देखा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये देखो सामान्य प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को घुमा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर क्या होगा? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी कि जितनी आपकी हाइट है उसकी आधी हाइट के बराबर जो है पूर्ण प्रतिबिंब, तभी आप देख पाओगे कि आपकी आधी हाइट के बराबर समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम हो। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर यानी कि 0 डिग्री पर रखे हो, समांतर रखे हो, तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। क्या पूछा गया है? देखिए प्रश्न समझिए। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हो, एक दूसरे के दर्पण को जो है समतल दर्पण को समांतर रख दिया जाए, बराबरी पर रख दिया जाए, तो उनके बीच जो वस्तु रखी होगी उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में, क्योंकि पेरिस्कोप में व्यक्ति जब देखता है तो उसमें यहाँ देखो चित्र में दर्शाया गया है, लाइट की जो रोशनी है और मिरर है उसके बीच में जो है जब हमारी दृष्टि पड़ती है जो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, तो इसलिए जो है पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? उसका मान भी 0 ही डिग्री रहेगा। आपतन कोण, अब ये वाला प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो परावर्तन का कितना होगा? तो उसका भी 0 डिग्री ही रहता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा या वक्रित होता है वह कहलाते हैं अवतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसे ध्रुव कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच सही संबंध क्या होता है? तो सही संबंध जो है f
यानी कि दूरी बराबर त्रिज्या बटा 2, आर बटा 2। यानी कि यदि दूरी है तो उसमें त्रिज्या जो दे रखी है उसमें 2 का भाग दे देंगे यदि आपको दूरी निकालनी है। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये पिछले प्रश्न में जो इन्होंने सूत्र दिया था वही सूत्र का एक प्रश्न आया है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है? तो दूरी यदि आपको ज्ञात करनी है तो दूरी के लिए क्या यहाँ पर सिंबल दिया गया एफ, एफ बराबर आर बटा 2। तो यहाँ पर हम जो है एफ बराबर यानी क्या पूछी गई है? फोकस दूरी। आर का मान कितना दे रखा है? 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो यहाँ याद रखिएगा यदि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है और फोकस दूरी पूछी गई है तो उसका आधा कर देंगे। सीधी सी बात है, 2 का भाग देना है, आधा कर देंगे। यदि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होती तो फिर 2 का भाग दे देते तो 50 आ जाती। तो इस प्रकार आप याद रखिए कि जब भी फोकस दूरी पूछी जाएगी तो वो त्रिज्या से आधी होगी। सूत्र आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन जो दूरी होगी वह कितनी होगी? आधी होगी। अगला प्रश्न, किसी दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण जो होता है उसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल कह लो या अभिसारी कह लो, एक ही नाम है। किसी दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अपसारी किसको कहते हैं? उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। धूप के चश्मों में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो धूप के चश्मों में जो है समतल या शून्य क्षमता वाले कांच का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मों में जो है समतल या शून्य क्षमता जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का और उल्टा बनता है? क्या प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान और आकार का और उल्टा बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर, सेंटर पर। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम रखेंगे तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कब बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच में जो है वस्तु को रखा जाए। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दंत चिकित्सकों वाला प्रश्न आपको याद रखना है कि मरीजों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो इस चैप्टर से जो रिलेटेड जो प्रश्न है वो प्रश्न मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि कम से कम 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो आप इस चैप्टर के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। अगला प्रश्न है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में जो सूर्य का प्रकाश है उसको केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होगा? अवतल दर्पण का। टार्च और हेडलाइट्स में शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने और दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। आपने देखा होगा टॉर्च या हेडलाइट जो होती है, गाड़ी की हेडलाइट या मोबाइल की टॉर्च जो होती है उसमें शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, सिंपल प्रश्न। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होगा? अवतल का। गाड़ी की हेडलाइट्स में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। मोबाइल की टॉर्च में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का वास्तविक समय से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि सूर्योदय नहीं होता है उसके पहले ही और सूर्यास्त नहीं होता है उसके बाद भी जो है हमें जो है सूर्य दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। वाहनों के पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आपको याद रखना है रियर व्यू मिरर में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। यानी गाड़ियों में जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण है। 100% ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता देने का क्या कारण है? अधिक दृष्टि क्षेत्र यानी दूर तक दिखाई देता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये 2 कारण हैं जिनके कारण से जो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। तो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जो है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता किस कारण से दी जाती है? वाहनों में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वहां भी उत्तल दर्पण। सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, रिफ्लेक्टर लगा होता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हमने बात की, उन प्रश्नों को मैंने आपको बताया, उन प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो यदि सिलेक्शन लेना है तो कुछ सिलेक्टेड प्रश्न तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए ताकि आप और विद्यार्थियों से काफी आगे निकल जाए और रैंक आपकी काफी अच्छी हो, तो आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। अगला प्रश्न है दुकानों में सुरक्षा के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वहां भी जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है जबकि उत्तल दर्पण की प्लस में होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और इसका मान क्या होता है? तो 3 × 10⁸ की घात मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मान है। यानी कि इतनी तेज गति से जो प्रकाश निर्वात में गमन करता है। तो इस प्रकार जो इस चैप्टर के प्रश्न पूर्ण हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।